प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ले लीजिए एक लंबी सांस और अपने काम में लग जाते हैं खूब बढ़िया से। आपको याद होगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। पिछले ही टर्म से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी तक एक ही क्लास हुई है अपनी, है ना, जहां पे हम लोगों ने क्या किया था। मैं एक हल्का सा आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, है ना, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनेगा। हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था बेसिक इंट्रोडक्शन की व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने लगे थे। हमने इसमें कुछ कॉमन जो टर्म यूज होने वाले थे थर्मोडायनेमिक्स में उनके बारे में बात किया था। लाइक सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ बाउंड्री, उनके बारे में बात किया था। फिर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनके टाइप्स के बारे में बात किया। तो हमने पढ़ा एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, हमने पढ़ा स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ठीक। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया पढ़ना टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जब हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़े तो वहां अलग अलग प्रोसेस पढ़ी थी, याद होगा आपको। आइसोथर्मिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ी। फिर हमने दो चीजों के बारे में बात की कि ये वर्क डन और हीट, ये दोनों एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, पाथ फंक्शन थी। और ये आपने नोटिस किया है कि वर्क डन कभी W प्लस भी होता है, कभी वर्क डन माइनस भी होता है। वैसे हीट कभी प्लस लिखा होता है, कभी माइनस लिखा होता है। इसका फंडा क्या था? तो हम लोगों ने पढ़ा इससे रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन, IUPAC कन्वेंशन। उन्होंने बताया कि वर्क डन पॉजिटिव कब होना है, नेगेटिव कब होना है। वर्क डन हीट जो है वो कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, हमने इसके बारे में बात किया। ठीक। फिर दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोगों ने किए, है ना। हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया वर्क डन का, कहां पे? एक तो किया इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या था उसके बारे में बात किया, और दूसरा हम लोगों ने बात किया फॉर्मूला रिवर्सिबल प्रोसेस, वो भी कैसा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल रिवर्सिबल, उसमें हमने वो भी एक्सपेंशन था। क्या था? एक्सपेंशन। उसमें ही क्या होता है? मैक्सिमम वर्क डन। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया? फॉर्मूला डिराइव किया कि फॉर्मूला क्या है, किन किन फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, और उन फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव करें। ये बातें हमने पिछले टर्न पे की थी। और यहीं पे हमने एक और भी बात पढ़ ली थी, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसका स्टेटमेंट भी पढ़ा, उसका मैथमेटिकल वर्जन क्या था वो भी पढ़ा, उस मैथमेटिकल वर्जन का डेरिवेशन क्या था उसको भी सीखा। मतलब पहली क्लास बेसिक से लेके एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स तक आ गई थी और बहुत सारी बातें हमने की। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी लिया था कि आप जरूर इसको रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के पहले तक। तो अगर आपने ये सारी बातों को रिवाइज कर लिया होगा तो अब आपको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है, चीजें आसान है। मैंने क्या बोला है, इसके दो पार्ट है, थ्योरी और न्यूमेरिकल। थ्योरी देखो आसान है, कोई टेंशन नहीं है, मेरी बात समझोगे सुनोगे आसानी से समझ जाओगे। थोड़ी सी कहानी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहती है न्यूमेरिकल में, बट एकदम यकीन मानिए मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारे न्यूमेरिकल हम लोग सीखेंगे, करेंगे। ठीक है। तो ये हो गई जो पहली क्लास हमारी आपकी थी, उसमें हम लोगों ने इतनी बातें की। लास्ट जाते जाते हम लोगों ने यही करा था कि अलग अलग प्रोसेस में अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अगर अप्लाई करूं तो अलग अलग प्रोसेस में क्या रिलेशन आ रहा था वही हमने पढ़ा था। आइसोथर्मल में क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ रहा था, आइसोबारिक में प्रेशर जीरो होता है, प्रेशर ही कांस्टेंट ना, आइसो मतलब सिमिलर, बार मतलब प्रेशर। आइसोकोरिक में क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो गया था। और एडियाबेटिक में क्या था? डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। क्यू एडियाबेटिक मतलब हीट, हीट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। और द आइडियल गैस पढ़ा था आपने, याद करिए, मैंने कल बताया नहीं था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगा किसका? आइडियल गैस का, वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक। और काइनेटिक किसके इक्वल होता है? 3/2 RT के इक्वल। ये पूरा कांस्टेंट ही होता है। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ T ही बचा, तो इंटरनल एनर्जी सीधे सीधे किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। सीधे सीधे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर एडियाबेटिक में क्यू कांस्टेंट है मतलब क्यू जीरो है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया? डब्ल्यू।
ठीक, क्लियर है? ये बातें हम लोगों ने कर लिया था ना। अगर मैं ग्राफ को रिलेट करूं कि बच्चा अगर ग्राफ पूछने को आ जाए तो देखो ना, कुछ सिंपल सी बात है, ऐसा टेंशन मत लो। देखो, मैंने बोला वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो आइसोकोरिक कंडीशन में ऐसे हो गया, बाहर अगर तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब ग्राफ समझ लो, आइसोथर्मल का ग्राफ, देखो दोनों का ग्राफ है एक जैसा ही, बस समझ लो आइसोथर्मल ऊपर वाला, नीचे वाला कौन सा है, एडियाबैटिक। नीचे वाला कैसा है, एडियाबैटिक। सिंपल सी बात है, इसमें घबराने की बात नहीं है ना? क्लियर है? बात समझ में आती है? क्योंकि आइसोथर्मल के केस में क्या हुआ था, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हुआ था, है ना? और आपने पढ़ा ही है W इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा बी, तो वो प्लस हो गया इसलिए ऊपर है और ये थोड़ा नीचे है उसके कंपेयर में। ठीक, तो ये ग्राफ समझ जाओगे, वैसे भी समझ जाओगे, हम लोग और जब न्यूमेरिकल करेंगे तब भी सीख जाओगे, टेंशन मत लो। तो बढ़ो आगे, कहानी को पढ़ो आगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो, अब ध्यान से सुनो एक एक करके बातों को, आसान है चीजें आपके लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ने वाले दूसरा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, दैट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। ठीक, और अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज एंथैल्पी, तो एंथैल्पी एक्चुअली क्या होता है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, मतलब वर्क एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज एंथैल्पी, तो एंथैल्पी को ऐसे लिख देते हैं कि एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी, वर्क डन, यू प्लस पीवी। और मैंने आपसे बोला एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टीज होती है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। याद करिए, वहीं पे हमने एग्जांपल पढ़ा था, ये स्टेट फंक्शन है। और कैसी प्रॉपर्टीज थी ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। कैसी प्रॉपर्टी चैंपियंस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H1 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। हम लिख सकते हैं H2 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। तो सर हम डेल्टा H भी निकाल सकते हैं, H2 माइनस H1 इक्वल टू U2 माइनस U1 को एक साथ ले लेता हूं। अरे देखो ना, इसमें से इसको माइनस करना है, तो U2 माइनस U1 को एक साथ ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में P2 V2 माइनस P1 V1 कर लिया, माइनस अंदर लिया देख लो, तो यहाँ प्लस साइन। यहां से निकल के क्या आया, ये हो गया डेल्टा H, U2 माइनस U1 क्योंकि वो भी स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा U प्लस एंथैल्पी। अगर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, तो P कांस्टेंट हो गया, तो ये हमें मिल गया P डेल्टा V। आपका यही एंथैल्पी का फॉर्मूला है जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। आप डेल्टा पीवी लिख देते, फिर अगली लाइन में आते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाता, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और एक छोटा सा और इसमें चेंज करूं, देखो आप ये सब फॉर्मूले रटते नहीं है, आपको दिमाग में बैठाने हैं। और आपने पढ़ा नहीं है कि पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, आर डेल्टा टी। अगर मैं वन बोल के न बोलूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा, पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ना पी डेल्टा वी की जगह, तो यही फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर टी। लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। और आप नोटिस करो इस बात में थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, पी डेल्टा वी को हम एन आर डेल्टा टी लिख रहा हूं, लेकिन रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, तो एन भी तो चेंज होगा भाई, गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस रिएक्टेंट। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। भैया देखो, एन एन का खेल है कि उधर कितने थे इधर कितने थे, और आर, अगर मैं कहूं कि यही रिएक्शन मैं लिख रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टी कांस्टेंट होके ऐसे हो जाएगा। मतलब आपको फॉर्मूला ऐसे भी देखने को मिलेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर उसी को लिखना स्टार्ट कर दूं तो ऐसे भी मिलेगा, है ना? एक्चुअली आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों आप कर दे रहे हो, कहीं प्रेशर कांस्टेंट, कहीं ये फॉर्मूले हैं, आपको लगाना। एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बता दूं, ये जो डेल्टा एच होता है पता किसके इक्वल होता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू इक्वल टू होता है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो बातें अपने जहन में रखिए, आपको अच्छा रहेगा, याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा। डेल्टा एच इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब जो जहां पे लास्ट खत्म किया था पिछले टर्म पे, या आज जहां से शुरू किया है वहीं पे ये दोनों बातें लिखी हुई थी। और डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बातें अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है? इसका मतलब मैं थोड़ा और खेल कर सकता हूँ बेटा, मतलब मैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी में मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो इसी फॉर्मूले में मैं और चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ कि आप मेरी बातें समझते रहे। आपने बोला सर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
पी डेल्टा वी लिखा था आपने सर। हम डेल्टा एच की जगह क्या लिख सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। शाबाश। डेल्टा यू की जगह क्या लिख सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने अभी बोला ना वो आपस में इक्वल होते हैं। प्लस पी डेल्टा वी की जगह तुमने लिख ही लिया, डेल्टा एम जी आर टी। तो फॉर्मूला यहां भी एक निकल के आपके सामने आ गया। ये भी फॉर्मूला एंथैल्पी से ही डिराइव किया गया है। तो एंथैल्पी के क्वेश्चन यहां से भी हम निकाल सकते हैं। हो सकता है ना दिया हो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, ये दिया हो कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज दिस, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस। तो आप इनकी जगह ये लिख सकते हो, ये होता है, इनकी जगह आप ये लिख सकते हो। आप नोटिस करो आपको कितने फॉर्मूले मिले, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाले। एंथैल्पी से रिलेटेड 3 फॉर्मूले आपको मिले जिस पे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। और एंथैल्पी क्या है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी। सीधे सीधे एंथैल्पी एच क्या है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और वर्क एनर्जी। बस अब स्टेट फंक्शन था इसलिए 1 और 2 करके फिर फाइनली डेल्टा एच निकाल लिया हमने। ठीक है, ठीक। या दूसरे लैंग्वेज में कहें कि एंथैल्पी क्या है, तो इट रिप्रेजेंट द नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नेट हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में टोटल हीट कंटेंट कितना है उसको रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी। देखो वही है, एंथैल्पी इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क एनर्जी। और मैंने जो बात बोली देखो लिखा है कि डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस है देखो, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। पी लिखा है मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। बाकी सारी चीजें 3 फॉर्मूले मैंने डिराइव करके आपको दे दिए। पहला था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। दूसरा था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एम जी आर टी। और तीसरा था क्यू पी इक्वल टू क्यू वी प्लस एम जी आर। ये तीनों ही कैसे आए मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं बोला कि याद कर लो। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि क्या चेंजेस है, क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हो उस बात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, बढ़ जाऊँ आगे। आपने बोला ठीक है सर, अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 फॉर्मूले प्लीज, जैसे यहाँ डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी, वैसे डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी। प्लीज ये दोनों फॉर्मूले अपने जहन में बैठा लीजिए, मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही फॉर्मूले क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, अभी बार बार इनका यूज हो। आपने बोला ठीक है सर, ये वही वाला एंथैल्पी है सर, जो रिएक्शन लिखा होता है तो बोलते हैं डेल्टा एच नेगेटिव, तो हम बोलते हैं सर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना। जिन केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है वो कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक। और जिनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, वो रिएक्शन कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक। अब सवाल आया होगा सर, हाँ ये देखा तो है, बट सर हमें ये आप बता देंगे क्या कि क्यों ये एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है, क्यों एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होता है। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल आया है तो जरूर बात करते हैं। चलो दिखाता हूं तुम्हें, मेरी बात समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे मैंने कहा मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। पहले मैं आपको एक्सोथर्मिक के लिए बता रहा हूँ, समझिए आप। मान लो आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और सिंबल के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो उसमें आप देखते हो कि ए और बी मिलेंगे तो क्या बनेगा, सी और डी। और एक्सोथर्मिक है तो साथ में क्या निकलेगा, हीट। ठीक, साथ में क्या निकलेगा, हीट। या अगर मैं इनको ऐसे लिखूं, इनका जो हीट नेट हीट होगा वो उसको मैं ले देता हूं हीट ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हो गया, हीट ऑफ प्रोडक्ट। साथ में और क्या लिखा है, हीट। आपने नोटिस किया कि एच आर का जो एनर्जी है वो एच पी से ज्यादा है। कैसे, क्योंकि एचपी में जब हम हीट ऐड कर रहे हैं तब जाके वो एच आर के इक्वल हो रहा है। इस डाटा से नहीं लग रहा आपको, भाई यहाँ पे एक डाटा नहीं आया एच आर इक्वल टू एच पी प्लस हीट, तो आपको नहीं आया कि हाँ सर ये एच पी तो छोटा है सर, क्योंकि एच आर होने के लिए उसमें और हीट ऐड करना पड़ रहा है तब जाके वो हीट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल हो रहा है ना। एंथैल्पी ऑफ सम ऑफ रिएक्टेंट्स के तब जाके इक्वल हो रहा है। और डेल्टा एच हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं एच पी माइनस एच आर। तो पी तो कम है ना, और एच आर ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो ना, एचपी उधर ही रह देते, इसको ले जाते हैं उधर, तो एचपी माइनस एच आर इक्वल टू, ये हीट उधर जाएगा तो माइनस हो गया हीट। यही हुआ, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव ही तो आया है, नेगेटिव किसके केस में,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में। अब कॉन्सेप्ट आया दिमाग में आपके, ओहो, इसलिए बोला जाता है कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। आपने अभी नोटिस कर लिया ना कि क्यों नेगेटिव हुई। तो बस अगर एक समझ में आ गया मेरे लाल तो दूसरा भी समझ में आ गया। देखो ना, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं फॉर द इंडोथर्मिक रिएक्शन। कभी कभी इसको भी पूछ देता है प्रूफ करने के लिए, तो ये ऐसे ही करना है तुम्हें, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देख लो, मेरे साथ, मेरे से थोड़ा आगे आगे चलते रहना मन में अपने तुम। इस तरह अभी क्या एग्जांपल लेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस हीट, इंडोथर्मिक है ना, एक्सो मतलब आउट और थर्मिक मतलब हीट, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले मतलब प्रोडक्ट साइड में, और इंडो मतलब जिसके लिए चाहिए। तो रिएक्टेंट प्लस हीट करोगे तब जाके क्या बनेगा, सी प्लस डी। तो इसके लिए फिर वही खेल करूं, तो आप नोटिस करो ये क्या है, एच आर प्लस हीट, तब जाके वो किसके इक्वल हो गया, एंथैल्पी ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स की। और अगर मैं डेल्टा एच लिखूं तो एच पी माइनस एच आर करता हूं, एच आर को उधर ले जाता हूं, तो एच पी माइनस एच आर इक्वल टू क्या आ गया, हीट, मतलब डेल्टा एच क्या आ गया, पॉजिटिव। किसके केस में, इंडोथर्मिक के केस में। एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लो इस बात को। यहाँ सर, अभी अभी तक सुना था डेल्टा एच नेगेटिव होता है फॉर एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है फॉर एंडोथर्मिक। अब सर क्लियर बात समझ में आ गई, क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये भूलने का सवाल भी खत्म हो गया कभी भी। अब तुम गेम समझ गए कि ओहो, ऐसे हम खुद भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ये देखिए पॉजिटिव आया और ये देखिए नेगेटिव आया, तो समस्या ही नहीं रहेगी। ठीक है चैंपियंस, ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब जो डेल्टा एन जी था जिसके बारे में मैंने बोला था कि ये क्या है, डेल्टा मतलब चेंज इन, क्या है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। जैसे एक रिएक्शन लिखी देखो, ए बी सी डी, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। मान लो जो गैस नहीं होगा तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो डेल्टा एन क्या होगा, गैसियस प्रोडक्ट, सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट क्या है, सी, भाई इसके कितने मोल है, सी मोल, इसके कितने मोल है, डी मोल। तो सी प्लस डी माइनस प्रोडक्ट है कितने हैं, ए और बी। देखो वही लिखा है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यही किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा एन जी की। इसकी वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा एन जी की वैल्यू हो गई। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, बात दिमाग में गई। फिर से सोच लो एंथैल्पी, बहुत बातें हो गई एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी क्या थी, दो फॉर्मूले बताए, एक तो दो डेफिनेशन मैंने बताया, समझ लो, एक तो फॉर्मूले से रिलेट करके बताया और एक थ्योरेटिकल वर्ड में बताया कि टोटल नेट हीट ऑफ द सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। फिर मैंने आपको तीन फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए वो बताए। फिर मैंने बोला कि बेटा दो तरीके की जो रिएक्शंस हैं, एक है एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक, उनके लिए डेल्टा एच किसके लिए नेगेटिव है, किसके लिए पॉजिटिव है, क्यों है, निकालना भी मैंने आपको सिखाया। ठीक, और फिर मैंने आपको किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी कैसे कैलकुलेट करें ये भी सिखाया। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, अच्छी खासी बातें हो गई एंथैल्पी को लेकर, ऐसा नहीं कि अच्छा हवा में बात हो रही है। क्लियर है, शाबाश, क्लियर है एंथैल्पी। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे एंथैल्पी आगे चल के आप अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे, आसान रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एंथैल्पी समझाया। पहले जान लो एंथैल्पी, तभी तो आगे पढ़ोगे तो तुम्हें आसान लगेगा। ठीक है, अब हमें पढ़नी है हीट कैपेसिटी। क्या पढ़नी है, हीट कैपेसिटी। देखो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, देखो थोड़ा सा ट्विस्ट समझो, हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया सी से, यही जब हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी तब किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी एम से। यही जब हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर तब करेंगे सी पी से। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तब रिप्रेजेंट करने लगेंगे वी से। मतलब सिंबल में जो स्लाइटली चेंजेस हो रहे हैं वो इनके नाम में ही छिपा है, थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। हीट कैपेसिटी सी, मोलर हीट कैपेसिटी तो सी के नीचे देखो लगा एम, फिर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर तो सी के नीचे लग गया पी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो लग गया वी। अभी ठीक, तो चलो हीट कैपेसिटी को समझते हैं, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है हीट कैपेसिटी क्या है, तो कह रहा है ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड होती है सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। मैंने कहा मेरे पास एक सिस्टम है ना, मान लो यहाँ पे वाटर रखा हुआ है, और मैंने कहा इस पूरे सिस्टम का जो इस टेम्परेचर है, इसमें जो वाटर रखा है उसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस।
अब इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो जितना हीट लगेगा वही क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी। क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस आपको सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। क्लियर? कैसे रिप्रेजेंट करें, तो फॉर्मूला तो सर हमें पता है, सी इक्वल टू क्या है, देखो ये अमाउंट ऑफ हीट क्या करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब रिलेशन किसके साथ, डेल्टा टी के साथ। टेम्परेचर में चेंज हो गया तो कितना हीट चाहिए, वही क्या है, मोलर हीट। ये हीट कैपेसिटी, अभी मोलर भी नहीं आया। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला क्या मिला, सोचिए देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से क्या मिल गया, क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट की बात करें तो बड़ा सिंपल ही है भाई, ऊपर क्या है, हीट, तो या तो जूल में होगा या तो कैलोरी में होगा, है ना। और टेम्परेचर है तो वही डिग्री सेल्सियस में होगा या केल्विन में होगा। तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है आपके लिए, उम्मीद करता हूँ सिंपल ही बात है आपके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ू आगे। अच्छा, आपने बोला ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई। और ये हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। अरे आपके पास कम अमाउंट होगा तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट नहीं लगेगा। आप सोच के देखो, आपके पास 200 ml वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कम हीट लगेगा। 2000 लीटर वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ज्यादा हीट लगेगा। मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ कम अमाउंट ऑफ हीट का पता चल रहा है कि हाँ सर ये तो एकदम सिंपल, ये तो जनरल बात है, सोच के देखो तो लग नहीं रहा कि हाँ सर वहां ज्यादा होगा इधर कम होगा, है ना। ये हो गई हीट कैपेसिटी। अब आ रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है। अब पहले हीट कैपेसिटी था, सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था, सिस्टम का अमाउंट डेफिनेट नहीं था, इस बार अमाउंट डेफिनेट कर दिया उन्होंने बोला 1 ग्राम या 1 किलोग्राम सिस्टम का अमाउंट है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तब जो हीट लगेगी उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी क्या था, सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना था, स्पेसिफिक जुड़ गया तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कितने का, 1 किलोग्राम ऑफ द सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। ये क्या है, तब इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। पहले फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन डेल्टा टी। अब अमाउंट स्पेसिफाई है एम। एम क्या है, वही मास। एम क्या है, मास। भाई 1 किलोग्राम का बढ़ाना है ना तुम्हें, तो फॉर्मूले में कुछ सब कुछ वही है, देखो ध्यान से, बस एक एम बढ़ गया नीचे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम 1 किलोग्राम ऑफ द सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए देखो दोनों से रिलेट किया गया, कोई टेंशन नहीं। अगर हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या थी, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, तो इसका क्या होगा, जूल पर किलोग्राम केल्विन या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। जो ऊपर यूनिट लिख के आप खुद भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। समझ में आता है, ये बात समझ में आई। लेकिन सोच के देखो कि जैसे हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, क्या ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, तो अंदर से जवाब आएगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अमाउंट को फिक्स कर दिया ना, अभी अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब भी आप स्पेसिफिक बताओगे तो 1 किलोग्राम के लिए बताना है तुम्हें। तो अब ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं रही मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये अमाउंट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर? क्या बात दिमाग में, आपने कहा यस सर, बात तो सही बोला आपने, क्योंकि हमने अमाउंट को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो ये फिक्स हो गया, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे तू लोग। अब आ गया देखो मोलर हीट कैपेसिटी। अब आप बोलोगे ठीक है, अभी तक स्पेसिफिक था तो 1 किलोग्राम के लिए था, अभी मोलर है सर तो 1 मोल के लिए होगा। मैंने बोला एकदम सही, 1 मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आपको हीट की जरूरत होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर चैंपियंस? देखो अभी तक हीट कैपेसिटी क्या था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था
amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of the system by 1 degree Celsius. मोलर, और वो स्पेसिफिक था, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो गया? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहां भी स्पेसिफाई है 1 मोल, अमाउंट तो फिक्स कर दिया भाई। सोच के देखो ना, पहले H का फॉर्मूला क्या था? Q अपॉन डेल्टा टी। सर स्पेसिफिक में क्या हो गया? मास स्पेसिफाई हो गया था सर, तो m इंटू डेल्टा टी, और यहाँ मोल से ही स्पेसिफाई हो गया, तो C और मोलर n किसके इक्वल हो गया? Q अपॉन n डेल्टा टी, क्योंकि अभी n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स स्पेसिफाई है, मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी फॉर्मूले को लिख सकते हो, ऐसे घबरा मत जाओ, n इक्वल टू सी एम एन डेल्टा टी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, डोंट वरी। यूनिट हीट कैपेसिटी की क्या थी? जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की क्या थी? जूल किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो मोलर की क्या होगी? जूल पर मोल केल्विन। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी अमाउंट क्लियर है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ध्यान रखिएगा, इट इज अ पाथ फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब तुम कभी ये नहीं निकाल सकते डेल्टा सी एम, नहीं, है ना? ये पाथ फंक्शन है, ये डिपेंड करती है कि आपने सिस्टम का टेम्परेचर कैसे बढ़ाया, नॉट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल, it depend how you increase the temperature of the system 1 mole of the system by 1 degree Celsius। ये पाथ डिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? पाथ फंक्शन। आई होप आपके दिमाग में तीनों फॉर्मूले चल रहे होंगे। क्या? H इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, सर ये क्या है? हीट कैपेसिटी। S इक्वल टू क्यू प्लस क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी एम इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर यही मोलर हीट कैपेसिटी मैं बोलूं एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? तो सोच के देखो, फॉर्मूला क्या था? सी एम इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, तो यही ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी पी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी। सही है? अरे कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर यही मैं CV के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा? CV इक्वल टू QV अपॉन एन डेल्टा टी। हेलो, और QP और QV की जगह आपको पता है इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। एक बार देखो, मैं चेंज करके तुम्हें दिखा रहा हूं इसलिए कि तुम्हें ये ना लगे कि यार कैसे आ जाता है ये सब फॉर्मूले, तुम खुद भी खेल खेल सकते हो। QP को तो तुम जानते हो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H अपॉन एन डेल्टा टी। इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U अपॉन एन डेल्टा टी। या यहीं से मैं दो फॉर्मूले और तुम्हारे लिए इन्हीं को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कोई नई बात नहीं है। तो पहला एक फॉर्मूला पहले वाले से निकल के आया कि क्यू पी इक्वल टू सी पी एन डेल्टा टी, या एन सी पी डेल्टा टी, और वैसे ही क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। क्लियर है बच्चों? कोई तकलीफ नहीं, उम्मीद करता हूं आपको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश, सही जा रहे हो तुम लोग, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर, आपने यहाँ दो टर्म और इंक्लूड कर दिया एक्चुअली। हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे, और उसी मोलर हीट कैपेसिटी को आपने एट कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी से रिप्रेजेंट कर दिया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और आपने कुछ किया नहीं, है ना? तो आपके सामने जो फॉर्मूला निकल के आया वो यही, देखो आप सीधे लिखा था, मैंने आपको डिराइव करके इसलिए दिखा दिया, हमारे दिमाग में डाउट ना रहे कि क्या हो रहा है। और थोड़ी देर पहले आपने एंथैल्पी का एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस प्लस, अरे पढ़ा तो था, NRT, NG लिख लो, यही तो पढ़ा था। हेलो, ठीक है। डेल्टा H की जगह क्या लिख सकते हैं? NCP डेल्टा T। डेल्टा U की जगह क्या लिख सकते हैं? NCV डेल्टा T प्लस यहां क्या लिख सकते हैं? NR डेल्टा T ही लिख देते हैं, NR डेल्टा T लिखते हैं, है
समझाना, आपको दिखाना है, मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। तो यहाँ क्या लिखूंगा, एन आर डेल्टा टी। अब मैंने क्या किया, इस पूरे फॉर्मूले को देखो, चूंकि यहाँ भी एन डेल्टा टी है, यहाँ भी एन डेल्टा टी है, यहाँ भी एन डेल्टा टी है, मैंने क्या किया, एन डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। तो हमें यहाँ सिर्फ क्या मिला, सीपी, यहाँ क्या मिला, सीवी, यहाँ क्या मिला, आर। मतलब मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। मतलब अगर तुमने मजाक मजाक में एक डेरिवेशन सीख लिया, काफी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछता है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, क्या रिलेशन है सीपी और सीवी के बीच में, तो देखो रिलेशन यही है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। कैसे डिराइव किया, कुछ नहीं, एंथैल्पी वाला फॉर्मूला लगाया, जहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या डाल दिया, सीपीडीटी, एनसीपीडीटी, अरे अभी थोड़ी देर पहले निकालना सीखा था, कैसे आ गया ये, डेल्टा यू की जगह क्या लिख दिया, एनसीवीडीटी, और पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख दिया, एन आर डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद वही जो कटने वाले थे हर जगह से, उन्हीं से डिवाइड करके काट दिया, जो फाइनल फॉर्मूला आया वो क्या आया, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। कोई प्रॉब्लम भैया, कोई समस्या है ना, आसान, कोई टेंशन नहीं आपको, वेरी गुड। ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है एक लाइन में, आपको लगेगा सर हमने तो देखा था सर आधे पेज में, एक पेज में था, मेरे लाल फॉर्मूला डिराइव करने के, मैं आपको कई बार बोलता हूँ कई रास्ते होते हैं, मैंने ये वाला रास्ता लगा दिया आसान वाला, जिससे आपका काम फटाक से हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया बात, मतलब हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उनके अलग अलग फॉर्मूले, इनके बीच में क्या रिलेशन, ये सारी बातें देखो मैंने एक एक करके आपको समझा दी हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ बैठ के साथ में नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे, तो आपको ये फॉर्मूले कभी रटने नहीं पड़ेंगे, आपको लगेगा सब तो ठीक है, फॉर्मूले से बना ले रहे हैं, फिर जो चीज जानते हैं वो लिख ही लेंगे, यूनिट लिखना आसानी है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव सा समझा ही दे रहे हैं, ये भी रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे याद आ जाएगा खुद ही, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए आसान। तो कहता है अगला जो टॉपिक ही है वो यही है, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, और जो आपको पता है ये देखिए, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया, और दूसरे का जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज हम लोग की जो क्लासेस हैं वो स्कूल ओरिएंटेड हो रही है, बोर्ड ओरिएंटेड, तो आपको ये नहीं पढ़ना। हाँ अभी जान लीजिए कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, और सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू क्या होता है, पता है इसको क्या बोलते हैं, सीपी अपॉन सीवी को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन जहर नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है, ये क्या है, पॉइजन्स रेशियो, ये किसके इक्वल होता है, ये क्या है, गामा के इक्वल, गामा। ठीक, अब आप देखोगे कि गामे का मतलब आगे अगर मैं देखता हूँ आपके सिलेबस में है, तो मैं इससे रिलेटेड कुछ जरूर बातें करूंगा, डोंट वरी। आपने कहा ठीक है सर, रिलेशन में जो हमारे लिए जरूरी था वो तो आपने हमें बता ही दिया, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर कैसे डिराइव हुआ, और ये पॉइजन रेशियो था जो कि आया गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। ठीक, ये क्या है, पॉइजन रेशियो। क्लियर, पक्का, बढ़ाऊं कहानी को आगे, अच्छा चलो बढ़ाते हैं आगे। आपने कहा ठीक है सर, अगर मैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया, हमने एंथैल्पी पढ़ लिया, हमने एंथैल्पी से ही रिलेटेड क्या पढ़ लिया, हीट कैपेसिटी के अलग अलग जो भी फॉर्म्स थे उनके बारे में बात कर ली, और उनके रिलेशन के बारे में भी बात कर लिया सर। चाहिए, ये बात तो समझ में आती है। ठीक, तो चलो फिर कहानी को ले चलते हैं दूसरी तरफ, है ना। अब उसमें देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो, कई पीपीटी आपके लिए बना के रखता हूँ चीजों को समझाने के लिए, डोंट वरी। चलो ध्यान से देखो, बातें बताई उन्हीं को फिर से समझाता हूँ, फटाफट देखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। कह रहा हीट कैपेसिटी आपने पढ़ लिया कि सर अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, एक ही बात है। हीट कैपेसिटी को हमने 3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया, टोटल हीट, मोलर और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में 1 ग्राम या 1 किलोग्राम के लिए था, मोलर में 1 मोल के लिए था, टोटल हीट में पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना था 1 डिग्री सेल्सियस।
सीपी और सीवी का रिलेशन क्या है आइडियल गैस के लिए, मैंने आपको प्रॉपर्ली डिराइव करके बता दे दिया। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, और सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा। ये दोनों रिलेशन मैंने आपको बताए भी, और जो आपको पढ़ना था उसका डेरिवेशन भी करके आपको दिखाया। फिर हम लोगों ने एंथैल्पी के बारे में बात की थी। तो एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, इससे रिप्रेजेंट करने हैं, दो डेफिनेशन, 3-4 फॉर्मूले बताए, उनका डेरिवेशन। फॉर्मूले क्या थे, जल्दी से मेरे साथ मन में बोल लीजिए। पहला फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। दूसरा क्या था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। या अगर गैसियस वाले मोल्स में हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो डेल्टा एन जी आर टी। ये कैसे आए, क्या रिलेशन आया, सब बताया मैंने, और इसी में एक और भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, याद करिए, यूपी इक्वल टू यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये सारे फॉर्मूले कैसे आए थे, डिराइव कैसे हुए थे, ये सारी बातें मैंने आपके साथ की। तो उम्मीद करता हूँ कि इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपके दिमाग में चलता रहे। आपको बोला हाँ सर ये बातें तो आपने की है। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन भी बताया मैंने आपको कि एक्सो मतलब जहां हीट आउट हो, और ऐसे टाइप के रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव आई सिर्फ बताया नहीं, कैसे नेगेटिव आया ये भी एक्सप्लेन किया। वैसे ही एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। कैसे आया मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो दिखाया नहीं, एक्सप्लेन किया कि ये देखो ऐसे डिराइव करोगे तुम। ठीक, अब कह रहे हैं कंपेयर करने के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में डेल्टा ई मतलब बता चुका हूं मैं पहले भी आपको। डेल्टा ई मतलब डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा एच तो आप जानते हो, चेंज इन एंथैल्पी। तो कह रहा है एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम टेल्स अस अ लॉट अबाउट द एनर्जी चेंजेस एज वेल। समझते क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस ही नहीं है, देखो ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये लिक्विड स्टेट में है। कह रहा है ऐसी रिएक्शन जिसमें विच द अमाउंट ऑफ द गैस डज नॉट चेंज। इधर देखो क्या है, एक मोल गैस और एक मोल गैस, कितना हुआ, 2 मोल गैस, इधर भी 2 ही मोल गैस है। तो लग रहा है यार अमाउंट तो पहले जितना था बाद में भी अभी वही है ना। इसमें कह रहा है रिएक्शन ऐसी वाली जिसमें अमाउंट चेंज हो रहा हो, जैसे देखो 2 हाइड्रोजन और एक 3 मोल हाइड्रोजन गैस इधर है, इधर कितना है, 2 ही मोल हाइड्रोजन वेपर स्टेट में है, गैस स्टेट में है। ये कुछ अलग अलग टाइप के रिएक्शन दिखा रहा है। एक तो ऐसी है जिसमें कोई गैस ही नहीं है, एक्वस स्टेट में है। दूसरा ऐसा जिसमें है लेकिन दोनों तरफ जो नंबर ऑफ मोल्स है गैसेस का वो सिमिलर है। और तीसरी ऐसी थी जहां पे चेंज हो रहा है। ठीक, अरे मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको पता है, क्योंकि आपने रिलेशन नहीं पढ़ा था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। तो बस ये यही एन जी है जिनमें चेंज ही नहीं हो रहा है, एन जी जीरो। ये डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो गया। अगर एन जी क्या हो गया, माइनस, तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू हो जाएगा। भाई यू में से माइनस करना पड़ेगा ना ये, अरे वो, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू हो जाएगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू प्लस में आएगी तब, तो डेल्टा एच स्मॉलर हो जाएगा डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा यू में इतना और ऐड करना पड़ रहा है मुझे। हम्म, नहीं नहीं समझो, देखो मेरी बात समझो। अगर डेल्टा यू में से ये वाली वैल्यू अगर समझो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, तो इसका मतलब डेल्टा यू में से इतनी वैल्यू माइनस करोगे तब जाके डेल्टा एच आएगा। मतलब डेल्टा यू ग्रेटर देन है डेल्टा एच। समझो, दिमाग लगा भाई। और जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा यू में इतना ऐड करोगे तब जाकर वो डेल्टा एच के इक्वल होगा, मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन हो जाएगा डेल्टा यू। ध्यान से सुनो, इसलिए मैं दोबारा समझा दिया। और तीसरे कंडीशन में कह रहा है डेल्टा एन जी मान लो 0 हो, तो ये दोनों बराबर ही हो गए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। जब डेल्टा एन जी 0 होगा, जब डेल्टा एन जी क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ है जब डेल्टा एन जी क्या होगा, नेगेटिव। अब समझ में आ गया, ये अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू का आइडिया कैसे लगेगा, डेल्टा एन जी का एप्लीकेशन करके। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आया यार कि ये जो इंटरनल एनर्जी है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी सिस्टम का। तो इसके लिए एक आता है इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या नाम है उसका, बॉम्ब कैलोरीमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है।
जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर बुखार हो जाता है थर्मामीटर से चेक करते हो ना, ऐसे ही बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो यही है, ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसका काम क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। क्यों बोलते हैं याद करो, हमने पढ़ा नहीं था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है ना, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वही बोल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। या उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर इज कैरीड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक डिवाइस है, कॉमनली यूज होती है क्या, मेजर करने के लिए हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन, मतलब इंटरनल एनर्जी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ तुम्हें दिखे, ये है देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर प्यारे बच्चों। तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, किसमें क्या क्या है ये भी नहीं याद रखना, सीधे एक लाइन में याद रखनी है। बॉम्ब कैलोरीमीटर से आप क्या कैलकुलेट करते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, बस ये याद रखने की बात है, यही याद रखना और कुछ याद मत रखो। ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं हम क्या, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। कहाँ पे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझाता हूँ, समझिए कैसे, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो देखो यही एग्जांपल, मान लो एक यहाँ पे सिस्टम है जो हॉट है, मान लो इसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा वाला कोल्ड है, इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को पास में रख दो, क्या होगा, तो सर ये तो बड़ा सिंपल है। ठंडी वाले विंटर सीजन में हमने नोटिस नहीं किया है कि सर जो हीट है वो हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा अगर दोनों को कांटेक्ट में रख देंगे तब, और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर कहाँ ना पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम में, मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, तब तक हॉट से कोल्ड की तरफ जाता रहेगा। कोल्ड से हॉट नहीं, हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बराबर, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, नहीं एक ही बात है, हॉट से कोल्ड की तरफ, कोल्ड से हॉट की तरफ, एक ही बात है, घबरा मत जाओ। इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट है, इसको किसने बोला था देखो, क्लाउसियस का स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, अगर एक हॉट एंड कोल्ड बॉडी को एक साथ रख दोगे तो क्या होने लगेगा, हीट का ट्रांसफर होने लगेगा, हॉट टू कोल्ड या कोल्ड टू हॉट, अंटिल जब तक दोनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। सेकेंड लॉ को कई तरीके से बोल सकते हैं ना, उसमें एक तरीका ये भी है कि हॉट एंड कोल्ड को साथ में रखो तो हीट ट्रांसफर होने लगेगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड और कोल्ड टू हॉट अंटिल बोथ आर रीच्ड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, या दूसरे तरीके से कहूं, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मान लो आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आप उसमें जितना एनर्जी दोगे वो सारा का सारा वर्क डन में यूज नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेस्ट होगा, मानते हो आप, ऐसा आज तक कोई एफिशिएंट इंजन ही नहीं बना जो 100% इफिशिएंट हो, कि जितना एनर्जी दे उतना वर्क डन करे, कुछ ना कुछ एनर्जी तो देखो भैया वेस्ट होगी, और वेस्ट होगी तो कहाँ जाएगी, अरे कोई चीज सिस्टम से निकली तो कहाँ गई, निकली मतलब यूनिवर्स में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तो इस पर्पस से बोल सकते हैं, दूसरा भी स्टेटमेंट है, तरीका है बोलने का कि वो भैया कि जो भी हमारा जा रहा है ना वेस्ट सराउंडिंग में, उसी को इन्होंने नाम दिया एंट्रोपी। अभी हम पढ़ेंगे एंट्रोपी क्या है। तो जो वर्जन कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो कहता है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस हो रही है, आप सांस ले रहे हो तब भी, है ना, ये नेचुरल प्रोसेस हो रही है ना, ये सब एंट्रोपी बढ़ा रही है आपकी यूनिवर्स की, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जब भी आप वर्क डन काम करते हो तो जितनी एनर्जी यूज करते हो उतना पूरा वर्क डन नहीं होता, जो भी वेस्ट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, आपकी यूनिवर्स में, और इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। आगे मैं चलकर और एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही कह रहा है सेकंड लॉ, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ रहा है, आप सांस ले रहे हो तब भी, प्लांट फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन कर रहे हैं तब भी, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है अगर वो हो रही है वो तो होबे करेंगे ना, वो तो होंगे ही बच्चे, वो हो रही तो समझ लो एंट्रोपी बढ़ रहा है, क्योंकि पूरा पूरा वर्क डन तो होगा नहीं, अमाउंट कुछ ना कुछ तो जाएगा भैया यूनिवर्स में, तो इसलिए एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस। ये भी समझ में आता है। अच्छा, दो दो समझ लो, मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखने का तरीका बताया, एक तो ये
कि ट्रांसफर ऑफ हीट होगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड और कोल्ड टू हॉट अंटिल बोथ आर रीच्ड एट इक्विलिब्रियम। और दूसरा आपने क्या पढ़ा, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक, अब इन्हीं को एक्सप्लेन करने का, समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हमें एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या स्पॉन्टेनिटी क्या होती है। तो फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बताया, फर्स्ट लॉ ने हमें रिलेशन दिया किसके बीच में, हीट और वर्क के बीच में। पढ़ा था ना, डेल्टा यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ने हमें रिलेशन दिया, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, इनके बीच में रिलेशन दिया। लेकिन हमें ये नहीं बताया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा। फर्स्ट लॉ ने इतनी ही बात की थी, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, neither created nor destroyed, only transform one to other। बट ये नहीं बताया था कि हीट का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो कह रहा है however the flow of heat is unidirectional from higher temperature to lower temperature। वैसे हम मानते हैं कि हायर से लोअर की तरफ क्या होता है, हीट का डायरेक्शन होता है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी नेचुरल अकरिंग प्रोसेस हैं या केमिकल और फिजिकल हैं, वो सब स्पॉन्टेनियस हैं और इन वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में होती है। इन एक ही डायरेक्शन में होती है, मतलब समझे मैं कह रहा हूँ इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल होती तब तो बोथ डायरेक्शन में होती, वो कह रहा है एक ही डायरेक्शन में हो। तो जितनी भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं दे आर इरिवर्सिबल। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, नीचे से ऊपर भी चला जाएगा नेचुरली अपने आप। आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाएगा। भाई आप नीचे से सब मोटर लगा समरसेबल चला दो, पानी ऊपर चला जाएगा, सही है। लेकिन वो नेचुरल नहीं हुआ ना। मैं बोल रहा हूँ जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है और कैसी है, इरिवर्सिबल। और कैसी है, इरिवर्सिबल। उसमें फ्लो ऑफ हीट क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक, समझ में आता है। पहले पहाड़ में पानी था इकट्ठा, उसकी एनर्जी कम थी, जैसे गिरा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ना यार, है ना। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। तो कह रहा है जितनी भी, यहां से क्लाइन पकड़ो, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो कैसी हैं, स्पॉन्टेनियस और कैसी हैं, इरिवर्सिबल, है ना। जैसे आइस का मेल्ट हो जाना 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे, आपको मेल्ट करने की जरूरत है क्या, अपने आप हो जाएगा। एसिड और बेस मिलाओ अपने आप बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। कूलिंग ऑफ अ हॉट बॉडी, चाय गर्म बना के रख दो तो ठंडी हो जाएगी अपने आप, है ना। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, रूम में गैस भरी थी, दरवाजा खोल दो तो अपने आप फैल जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना। गैसेस को मिक्सिंग उनकी होनी है, जो अपने आप हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस हैं, ये कैसे प्रोसेस हैं, ये सब हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और कैसी हैं, इरिवर्सिबल। कैसी हैं, इरिवर्सिबल। फर्स्ट लॉ ने इनको एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में। उन्होंने ये नहीं बताया किधर से किधर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने। तो फर्स्ट लॉ फेल्ड हो गया टू एक्सप्लेन क्या, फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ का क्या था, क्या था ड्रॉबैक, दिमाग में रखना। आपने यहां क्या सीखा कि सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो दो स्टेटमेंट में बोलना सीख लिया हमने। और क्या सीखा कि सर जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं दे आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल, ये सीखा सर हमने। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए आपने यहाँ दिखाया हमें, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी हो गया, गैसेस का एक्सपेंशन हो गया, मिक्सिंग हो गया, ये सब नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस भी है और इरिवर्सिबल भी है। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन, जो अपने आप होती है। आप हमेशा दिमाग में याद नहीं रखते कि हमें सांस लेना है यार, कहीं भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, वो अपने आप हो रही है ना, स्पॉन्टेनियस है। आप ऐसा थोड़ा ना कि आप रात में हार्ट को भूल के सोते हो, भाई देख ब्लड पंप करते रहना नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं ना, वो प्रोसेस अपने आप हो रही है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन, या अपने आप को, या और बाय द प्रॉपर इनिशिएशन, या एक इनिशिएट कर दो बस। जैसे कंबस्शन, तुम्हें माचिस लगाना है बस पेपर में, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, वो अपने आप कंबशन प्रोसेस होगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब विच टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन और बाय प्रॉपर इनिशिएशन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड दे आर इरिवर्सिबल। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और भी उनके बारे में एक लाइन क्या है, दे आर नेचुरल अकर, नेचुरली होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं और कैसी होती हैं,
एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल मतलब इरिवर्सिबल। ठीक, हेलो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बहुत सारे एग्जांपल आपके दिमाग में आ जाएंगे। जैसे यहाँ जो गैस भरा था, हमने यहाँ से पिस्टन को ऊपर किया, देखो खड़ाक से गैस यहाँ से यहाँ जाएगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, अपने आप हो गया। हेलो, एक्सपेंशन हो गया गैस का, समझ रहे हो मेरी बात? प्लीज हेलो, हाय, नो सब दिमाग में रखना। लेकिन अगर दोनों मिले हुए हैं, मिक्सिंग हो चुकी है, तो ऐसा नहीं कि अपने आप एक ही जगह आ जाएंगे, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, ना 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 ना, क्लियर है ना? फिर से एक जगह नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल। ऐसा नहीं जहां से चली थी फिर आ जाएगी। तो वही बात है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन, देखो ये लिखा, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। आपके एनसीईआरटी बुक में मिला लिखा हो, मिला है आपको। ऐसा नहीं कि अभी ये हो ही नहीं सकते, हो जाएंगे। आप कोई प्रेशर लगा, हो जाएगा। अब यहाँ से प्रेशर अप्लाई करो, यहाँ से सारी गैस भाग के फिर इधर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, समझ में आता है बात? स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सोचते रहो। तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आया कि कह रहा है, अंडर गिवन कंडीशन इफ अ चेंज इज स्पॉन्टेनियस इन वन डायरेक्शन, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस इन द अदर। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कह रहा द रेट एट विच द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर रेंजेस फ्रॉम वेरी स्लो टू वेरी फास्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही स्पीड से हो। देखो आयरन का ये था चेन, उसमें रस्टिंग हो गया। एल्यूमिनियम का हो जाए या उसमें पॉलिशिंग हो तो नहीं होगा, जरूर थोड़ा ना कि जिसमें भी रस्टिंग हो गया जिसमें भी हो। और रस्टिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप करते नहीं, हो जाता है अपने आप। तो वही कह रहे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हो रहा है, उसकी जो रेट है वो डिपेंड करती है, स्लो या फास्ट, इट डिपेंड ऑन कि किसके साथ प्रोसेस हो रहा है। ऐसा नहीं कि सबके लिए सिमिलर ही होगा। ठीक है, हेलो, क्लियर है मेरे बच्चों? अब सवाल ये है कि सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो ही क्यों रही है, ये भी तो सवाल है कि व्हाट ड्राइव्स अ स्पॉन्टेनियस चेंज। देखो, कह रहा है जितनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उनके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, कह रहा है इज डिक्रीजेस इन एंथैल्पी अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। कह रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए क्या एंथैल्पी कम होना पड़ेगा, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। मतलब क्या सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है? हमने कहा ऐसा सबके लिए नहीं है। जैसे इस रिएक्शन में देखो, ये एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव है। इस रिएक्शन देखो, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इसलिए नेगेटिव है। ये भी स्पॉन्टेनियस, H2 और O2 मिलकर H2 बनते हैं इसलिए नेगेटिव है। लेकिन ये भी रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस, लेकिन इसके लिए तो पॉजिटिव है। ये भी रिएक्शन होती है, इसके लिए तो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होंगे, एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, है ना? तो पहला क्राइटेरिया दिमाग में भरना, ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सिर्फ एक्सोथर्मिक ही होते हैं, एंडोथर्मिक भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस है ना? तो ये क्लियर हो गया कि ऐसा जरूरी नहीं है, सब केसेस में ऐसा सही नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होती हैं, इसमें कोई बट नहीं है। तो यहां से फिर एक टर्म निकल के आया, क्या हमने अभी बोला, चिल्ला के नहीं बोला था, एंट्रोपी। आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टर्म पढ़ा क्या, एंट्रोपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ रहा है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने का मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया, जो हमने अभी तो ऊपर पढ़ा था, उसका डेल्टा एच से कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं बना पाए कि डेल्टा एच जिनके लिए नेगेटिव होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी, ऐसा बन के नहीं आया। पॉजिटिव भी हमने देखा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी। तो हमें लगा कि चलो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया एंट्रोपी से रिलेट करके देखते हैं। एंट्रोपी क्या है, वो प्लस होगा तब स्पॉन्टेनियस होती है, माइनस होता है तब स्पॉन्टेनियस होती है, उसके साथ रिलेट करके देखते हैं, है ना? तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की कहानी को यहीं पे रोकेंगे। हाँ, मैं एक लाइन में तुम्हें बता देता हूँ एंट्रोपी का मतलब क्या है, कि कम से कम तुम्हारे दिमाग में ये ना रहे एंट्रोपी शुरू किए बता ही नहीं सर क्या होता है। एक लाइन सुन लो, ये है रैंडमनेस।
एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, या आप कह सकते हो एंट्रोपी क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। कोई चीज कितना डिसऑर्डर है, वही उसके रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी को। डिसऑर्डर्ड, जैसे क्लास में टीचर हूँ, सारे बच्चे प्यार से बैठे रहते हैं अपनी अपनी जगह पे, सर 10 मिनट के लिए चले जाए, देखो उसके बाद तुरंत भैया दूध चालू हो जाता है, बातचीत करना, एक दूसरे पे कूदना, तो आप डिसऑर्डर्ड हो गए। मतलब सर जब थे तो एंट्रोपी, सर के जाने के बाद एंट्रोपी बढ़ गई, बट डिसऑर्डर बढ़ गया मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी, जैसे सर पानी ऊपर से नीचे की तरफ आया, पहले इकट्ठा था एक जगह था, नीचे आया बहुत जगह हो गया, सर डिसऑर्डर्ड हो गया, तो क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एंट्रोपी बढ़ेगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? मैंने बोला ये भी सबके लिए सही नहीं है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है भैया जहां एंट्रोपी कम होगी, तब भी वो रिएक्शन कैसे स्पॉन्टेनियस। तो ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अपनी थर्मोडायनेमिक्स की नेक्स्ट क्लास में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नोट्स को नेक्स्ट क्लास के पहले तक जरूर रिवाइज करिएगा, एक बार इन बातों को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, तभी मजा आएगा। मैं क्यों बार बार आपसे ये कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि जब हम लोग नेक्स्ट पढ़े तो आपको पुरानी बातें दिमाग में रहें, क्योंकि कई चीजें पीछे से आती हैं, रिलेट करना होता है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कहूँ थर्मोडायनेमिक्स खत्म तो तुम बोलो अच्छा आपका खत्म सर, मेरा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ बहुत फोकस्ड होकर सुने, साथ में चीज़ों को लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, कि जब मैं बोलूँ कि देख बेटा चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म, तो तुम्हारे अंदर से भी ये आवाज़ आए कि हाँ, सही बोल रहे हैं, चैप्टर तो खत्म। ठीक, ठीक चैंपियंस। तो एज यूजुअल, चलो मेरे प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो। जय श्री राधे, नमस्कारम, ओम मन लगा के पढ़िए, नाम रोशन करिए। ठीक है प्यारे बच्चों।